हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1, हमारी भाषा। व्याकरण का बुक से लिया गया चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो जी, विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। हम आते मेन चैप्टर पर। तो देखो, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर होता है, ये देखिए, भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भावनाओं का मतलब क्या होता है? भावनाएं मीन्स आपकी फीलिंग्स। आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है। आपके विचार क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, उसी के आदान प्रदान, उसको लेना देना हम जिसे बोल सकते हैं, उसके साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब मेरे मन में अगर आया कि चलो आज बगीचे में टहलने जाएं, तो और वो मैंने आपको बोल के बताया, तो मैंने क्या किया? अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर किया तो किसी भाषा में किया। मैंने हिंदी में बोला, अब ये बात मैं इंग्लिश में बोलूँ, बांग्ला में बोलूँ, पंजाबी में बोलूँ, बट किसी भाषा में बोलूँगी। मैं कू करके पंछी की तरह तो नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भाषा नहीं, वो बोली होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं कि भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हम भाषा कहते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा भी जा सकता है। सीधी सी बात है। अगर मैं हिंदी भाषा के उदाहरण में समझाऊँ तो हिंदी भाषा को आप लिख भी सकते हो और हिंदी भाषा को आप पढ़ भी सकते हो। तो भाषा को लिखा भी जा सकता है और पढ़कर समझा भी जा सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब अपने विचार आप बोलकर प्रकट किए जाते हैं, जब अपने विचार यानी अपने मन के विचार हम कह सकते हैं बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं। आप वो सुन रहे हो और आपको समझ आ रहे हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फ़ोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना, ये सब मौखिक भाषा के ही प्रकार होते हैं। जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो मुँह से बोल बोल के बात करते हो ना। आप रेडियो में आप कुछ सुन रहे हो तो कान से सुन रहे हो, तो सुनना बोलना ये मौखिक भाषा के ही प्रकार होते हैं। वहीं लिखित भाषा की अगर बात की जाए तो जब आप अपने विचार लिख कर प्रकट करते हो, मैंने किसी को खत लिखा तो लिख कर अपनी बात प्रकट करी। आपने समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें किसी ने कुछ लिखा तभी तो आपने पढ़ा। तो लिखना पढ़ना ये जो होते हैं बेटा, ये लिखित भाषा के प्रकार होते हैं। जब हम विचार लिख कर प्रकट करे जाते हैं, जब अपने विचार लिख कर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं, तो यह भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, किताबें, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हो, समझ आ रहा है। पत्र उसमें लिखा है, आप पढ़ पा रहे हो, तो लिखना पढ़ना ये दोनों ही चीज़ें हमारी लिखित भाषा में आ जाती हैं। तो लिखित भाषा के उदाहरण आए तो आप लिख सकते हो समाचार पत्र, किताबें और पत्र। और अगर मौखिक भाषा के आपको लिखने के लिए आ जाए, उदाहरण लिखिए, तो आप भाषण, है ना, कोई भाषण दे रहा है तो मुँह से दे रहा है और आप कान से सुन रहे हो, तो सीधी सी बात है, मौखिक भाषा का प्रकार में आ जाएगा। कभी कभी हम जो हैं संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जब आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला आदमी, तो वो इशारा करता है आगे आओ, पीछे बढ़ो। अभी तो लाइट्स लग गई हैं, पहले तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बंदे ही खड़े होते थे। अच्छा, ऐसे ही कई बार हम आपको उंगली मुंह पे रखने का इशारा करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। हम इशारा करते हैं, संकेतों से बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो कभी कभी हम जो हैं इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे इधर आओ हाथ के संकेत से, चुप रहो मुंह पर उंगली रखकर आदि। सड़क पर चलते समय भी आप कुछ संकेत आपने देखे होंगे, जैसे इस तरह के जो संकेत बने होते हैं कि यू टर्न ना लें, यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग का साइन है, ये गाड़ी पार्क ना करें, इस तरह के साइन लैंग्वेज होती है। ये संकेत यातायात व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो संकेत हैं ये भाषा, इसीलिए भाषा के मुख्य रूप में सांकेतिक भाषा नहीं आती है। बोली की बात की जाए तो बोली किसे कहते हैं? कि भाई सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक पर्टिकुलर रीजन में, एक छोटी सी जगह में जो बोला जा रहा है वो वहाँ की बोली हो सकती है। प्राय बोली का लिपि रूप नहीं होता। लिपि रूप मतलब आप बोली को ऐसे लिखते नहीं उसी तरीके से। हरियाणवी है, कथे जारी, मुझे अच्छे से नहीं बोलनी आती, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो आप कथे जारी ऐसे लिखते तो नहीं हो, तो वो कह रहे हैं कि इसका कोई अलग से लिपि तो नहीं होती है इसकी, लेकिन ये बोली जाती है। हरियाणवी होगी, बुंदेली होगी, राजस्थानी होगी, बघेली होगी, गढ़वाली होगी, ये सभी क्या हैं ये बच्चे? प्रचलित यानी कि फेमस बोलियां हैं। मातृभाषा, देखो, बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से या घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, सबसे पहले जो भाषा बच्चा सीखता है माँ बाप से, घर वालों से, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा है, इसीलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा अलग अलग होती है। तमिल साइड देखोगे तो उधर वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, बच्चे से बांग्ला में अपनी भाषा से बात करें, बंगाल में, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अलग अलग जो हैं
मातृभाषा इसीलिए अलग हैं क्योंकि वो माता पिता अलग अलग भाषाएं बोलते तो बच्चा भी वही सीखता है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रभाषा की तो देश के अधिकांश जो हैं निवासियों के द्वारा जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है वह वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी हो गई, पुर्तगाल की पुर्तगाली हो गई। हिंदी की हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये याद रखिएगा। हाँ, हिंदी को बहुत अधिक लोग बोलते हैं लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी हमारी राजभाषा ज़रूर है, सरकारी कामकाज की भाषा ज़रूर है, पर वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा की बात की जाए तो देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। भारत की प्रमुख भाषाओं की बात करें तो संविधान के विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जैसे कि असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो ये सारी की सारी जो भाषाएं इसे संविधान ने मान्यता दी है। विश्व की प्रमुख भाषाओं की बात करें तो विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली व पढ़ी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इलाकों में, बहुत ज़्यादा जगहों पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं आपको यहाँ दे रखेंगी, आपको याद होनी चाहिए, जैसे जापान की जापानी, रूस की रूसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी, फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा, भारत की हिंदी भाषा, जर्मनी की जर्मन भाषा, स्पेन की स्पेनिश भाषा। तो ये आपको याद करना है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी बात को लिख कर कह सकते हैं और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। जैसे मैंने क की ध्वनि के लिए ये चिन्ह लिया, सा की ध्वनि के लिए ये चिन्ह लिया, मा की ध्वनि के लिए ये चिन्ह लिया। तो ये हमारी हिंदी लिपि है, मतलब देवनागरी लिपि है। हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है और इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी है। उदाहरण दिया, मुझे अपने देश पर गर्व है। माँ की साउंड के लिए माँ, जैसे आपने डिज़ाइन बनाया तो ये इसको हम बोलेंगे ये लिपि में लिखा हुआ है, ये मात्रा लगाई आपने, ये लिपि है हमारी। अंग्रेज़ी की रोमन लिपि है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, और बाकी आई एम प्राउड ऑफ़ माई कंट्री। संस्कृत की आपको ये ना डिज़ाइन नहीं याद करके जाना है, भूल जाइए इसे, आपको बस इतना आएगा लिखने के लिए, ठीक है। ये हिंदी की देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, बांग्ला की बंगाली है, जर्मन की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है, ठीक है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। व्याकरण की बात करें तो भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इट शुड बी कि भाई कुछ नियम हो कि ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ऐसे मात्रा लगानी है, तो उस व्यवस्था को, है ना, भाषा की उसी व्यवस्था के लिए कुछ नियम है और उसी को हम बोलते हैं कि ये व्याकरण है। तो ग्रामर, जैसे इंग्लिश में ग्रामर है, हिंदी में व्याकरण है बच्चा। व्याकरण क्या है, ये प्रश्न आता है। तो व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने व समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही तो आप किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप से सुन सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, दोहराइए। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हमने पढ़े, मौखिक और लिखित। परिवार से सीखी हुई भाषा जो होती है वो मातृभाषा होती है। देश के अधिकांश निवासी अगर किसी भाषा को बोल रहे हैं तो वो वहाँ की राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान ने राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को भी नहीं दिया, याद रखिएगा। देश में सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं और व्याकरण हमें ये बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध होता है। और इसके बाद तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज आ जाती है। आई होप चैप्टर में अच्छे से समझा पाए, आप अच्छे से समझ पाए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना नाम, अपनी क्लास, आप कौन से स्कूल से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी सारी क्लास के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।